तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो टॉपिक नंबर 4 आता है वो है स्पेसिफिक टॉर्ट। स्पेसिफिक टॉर्ट में 4 काइंड्स ऑफ टॉर्ट्स हमें पढ़ने हैं, नेग्लिजेंस, न्यूजेंस, ट्रेसपास और डिफेमेशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेग्लिजेंस से। तो नेग्लिजेंस एक स्पेसिफिक टॉर्ट है और इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके ऊपर एक लीगल ड्यूटी थी किसी भी काम को लेकर के, और आपने गलती से इंटेंशनली नहीं करी, वो ड्यूटी ब्रीच कर दी और जिसकी वजह से सामने वाली पार्टी को डैमेज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं नेग्लिजेंस। आपने ये एक्ट इंटेंशनल नहीं किया, अनडिजायर्ड था, बट फिर भी सामने वाली पार्टी को कोई डैमेज हो जाता है। एक ऐसी लीगल ड्यूटी टू टेक केयर थी आपके पास। तो नेग्लिजेंस को विनफील्ड ने डिफाइन किया है, ये इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो विनफील्ड ने नेग्लिजेंस को डिफाइन किया, नेग्लिजेंस एज अ टोर्ट इज द ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर which result into damage which is undesired by the defendant to the plaintiff। तो ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी है टू टेक केयर, जिसकी वजह से सामने वाले को डैमेज हो गया है और ये अनडिजायर्ड रिजल्ट होता है। तो इसके बेसिकली 3 एसेंशियल्स आते हैं कि आपके ऊपर एक लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, लीगल ड्यूटी होनी चाहिए आपके ऊपर किसी सामने वाले के लिए, और आपने उस लीगल ड्यूटी का ब्रीच कर दिया, आपने प्रॉपर जो रीजनेबल केयर और अटेंशन रखनी थी वो नहीं रखी, तो वो जो लीगल ड्यूटी थी वो ब्रीच हो जाती है। और थर्ड एसेंशियल है कि उसकी वजह से डैमेज हो जाता है। थर्ड है कॉन्सिक्यूशनल डैमेज। तो लीगल ड्यूटी, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी और कॉन्सिक्यूशनल डैमेज, ये 3 इसके एसेंशियल्स हैं। देन इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट केस लॉ आता है वो है डोनोग्यू वर्सेस स्टीवनसन। इस केस के फैक्ट्स ऐसे थे कि एक पर्सन है, वो एक जिंजर बियर की बोतल लेता है और उस बियर की बोतल को वो कंज्यूम करता है। तो जब वो उस बॉटल को कंज्यूम कर लेता है, वो बाद में देखता है कि उस बॉटल के जो नीचे था सबसे बॉटम में एक स्नेल की उसे डीकम्पोज, एक मरे हुए स्नेल की उसे के कुछ बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं, और उसको बियर की बॉटल को पीने से उसकी हेल्थ कंडीशंस भी थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो वो डैमेजेस क्लेम करने लग जाता है, मतलब वो केस फाइल कर देता है जो मैन्युफैक्चरर थे उस जिंजर बॉटल के, उसके अगेंस्ट। मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है कि मेरी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं इसके अगेंस्ट, मैंने तो ये जो अपनी ये बॉटल्स दी और इसको जो है शॉप्स को दे दी, और फिर मेरी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, मेरे तो थोड़ी ना खरीदी है इसने ये बॉटल। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि आप मैन्युफैक्चरर हो इस बॉटल के, और जो भी पर्सन इस बॉटल को कंज्यूम करेगा, जो भी पर्सन इस बियर को कंज्यूम करेगा, आपकी उस हर पर्सन के अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसमें उस मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी थी रीजनेबल केयर रखने की, और अगर उसको बॉटल को, उस बियर को कंज्यूम करने से किसी की हेल्थ कंडीशंस में कुछ भी थोड़ा सा भी मतलब कुछ भी बेकार होती है, तो मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और इस केस में जो कस्टमर था उसको कंपनसेशन दिलाया गया था। फिर नेग्लिजेंस में ही जो एक पूछा जाता है कि रेस इस्पा लॉक्यूटर। रेस इस्पा लॉक्यूटर का मतलब है प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस। जनरली कोई भी अगर केस आता है तो उसमें प्लेंटिफ जब भी केस फाइल करता है तो उसकी बर्डन ऑफ प्रूफ, उस केस को प्रूफ करने की प्लेंटिफ के ऊपर होता है। उसको वो जो बर्डन है वो डिस्चार्ज करना पड़ता है, तभी क्या होगा, तभी जो कोर्ट है उसके फेवर में जाएगी। बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर ऐसा कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ऐसे कुछ कंडीशन, मतलब कि ऐसा केस है वो जैसे उसे देखने से ही पता चल रहा है कि हाँ, कि ये सामने वाले की ही गलती थी। तो ऐसे कंडीशंस जहाँ पर प्लेंटिफ को अपना कोई भी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसे डिस्चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, और फैक्ट्स को देखते ही समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे इसमें नेग्लिजेंस हुई है, तो वहाँ पर ये मैक्सिम का यूज़ किया जाता है रेस इस्पा लॉक्यूटर। इसका मतलब है थिंग्स स्पीक ऑफ हिमसेल्फ। तो एक प्रिजम्पशन ऑफ नेग्लिजेंस रेज कर ली जाती है बिना किसी बात को प्रूव करे। तो इसमें जो एक लैंडमार्क जजमेंट आता है वो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती। इस केस में क्या होता है कि एक दिल्ली में एक क्लॉक टावर हो जाता है, वो इतनी बेकार कंडीशन में होता है कि वो कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान चली जाती है। तो अब जब वो कोलैप्स हुआ तो वो जो टावर था वो किसके कंट्रोल में था, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कंट्रोल में था, और वो टावर बहुत ही पुराना था, 80 साल पुराना था, और उसको ये था कि उसकी टावर को मरम्मत की ज़रूरत थी बट की नहीं गई, जिसकी वजह से वो इवेंचुअली कोलैप्स हुआ और लोगों की जान दी गई। तो ये जो केस है ये साफ साफ अपने आप ही पता चल रहा है, इसमें जो विक्टिम्स थे उनको ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कि हमारी जो हमको डैमेज हुआ है, अपने आप ही क्लियरली दिख रहा है कि ये कॉरपोरेशन की, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसे वो टावर ठीक करवाना चाहिए था,
उनको, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया, जिसकी वजह से उनके पार्ट से नेग्लिजेंस हुई है। इसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कंपनसेशन पे करेंगे जिन भी विक्टिम्स को नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर यही डॉक्ट्राइन लगाई गई थी, रेस्ट इस्पा लोक्यूटर, कि यहाँ पर कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है नेग्लिजेंस को, थिंग्स स्पीक ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप ही फैक्ट्स को देखते ही पता चल रहा है कि किसकी गलती थी। देन नेग्लिजेंस में ही एक और टॉपिक आता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो इसमें गलती तो सामने वाले की ही है, लेकिन जो दूसरी पार्टी थी जिसको डैमेजेस हुआ है, उसने कोई एक्शन नहीं लिया उन कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए। कि अगर सामने वाली पार्टी, अगर जिसको डैमेज हुआ है, वो चाहती तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं उस डैमेजेस को वो कम कर सकती थी, उसके पास इतना टाइम था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया उन कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए। तो वहाँ पर केस बन जाता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का। तो अगर ये इस तरीके का केस बनता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का, तो थोड़ा जो कंपनसेशन है वो जो नेग्लिजेंट पार्टी होती है उसको कम पे करना पड़ता है। तो इसका मतलब है contributory negligence is negligence which is not avoiding the consequences arising from the defendant negligence। जब प्लेंटिफ के पास अपॉर्चुनिटी थी, वो अवॉइड कर सकता था उन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, उन कॉन्सिक्वेंसेस को। और इसके लिए एक मैगजिम भी है जो पूछी जाती है, इन पेरी डेलिसिटो पॉट्रियर ईस्ट कंडीशन कंडीशियो डिफेंडेड। इसका मतलब है कि जब बोथ पार्टीज को हम दोनों इक्वली ब्लेम करते हैं, मतलब दोनों पार्टीज की गलती थी, एक पार्टी ने ब्रीच किया लीगल ड्यूटी का, लेकिन सामने वाली पार्टी ने भी उनके कॉन्सिक्वेंसेस को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर हम किसी को भी एक को ही अकेले ठहरा नहीं सकते गलत। तो यहाँ पर कंपनसेशन तो मिलता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से, लेकिन थोड़ा कम कंपनसेशन मिलता है, ये फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है। तो इसमें इसका मीनिंग याद रखना है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का। और ये वाली जो मैगजिम है इसका मतलब पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है ये मैगजिम कौन से स्पेसिफिक टोर्ट में आती है, तो ये नेग्लिजेंस के अंदर आती है। देन इसमें जो नेक्स्ट स्पेसिफिक टोर्ट आता है वो है टोर्ट ऑफ न्यूजेंस। तो न्यूजेंस की डेफिनेशन अगेन विनफील्ड ने दी थी, जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो विनफील्ड ने बोला था कि न्यूजेंस एक ऐसा टोर्ट है, इसका मतलब है अनलॉफुल तरीके से इंटरफेरेंस करना किसी पर्सन की किसी राइट में। वो राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ लैंड हो सकता है, या फिर कोई भी अदर राइट होता है, कोई भी अदर राइट हो सकता है। इसका सिंपल है कि मतलब अनलॉफुल तरीके से जब आप किसी के राइट्स में इंटरफेयर करते हो तो उसे न्यूजेंस कहा जाता है। अब इसको, ये जो न्यूजेंस वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड न्यूरे से आया था, जिसका मतलब होता है किसी को हर्ट करना या फिर किसी को एनॉय करना। तो ये जो फ्रेंच वर्ड है न्यूरे, ये भी याद रखना है इसका मीनिंग, और ये जो विनफील्ड की डेफिनेशन है ये चीज़ें याद रखनी है। अब इसमें जो नेक्स्ट आता है वो है काइंड्स ऑफ न्यूजेंस। अब न्यूजेंस दो तरीके का हो सकता है, पब्लिक न्यूजेंस हो सकता है और प्राइवेट न्यूजेंस हो सकता है। जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, पब्लिक न्यूजेंस का मतलब है जब आपके एक अनलॉफुल इंटरफेरेंस की वजह से किसी पब्लिक को, किसी जो पब्लिक को लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक को कोई हर्ट होता है, कोई भी किसी भी तरीके से अनॉयंस पहुंचाते हो आप, तो उसे पब्लिक न्यूजेंस बोलते हैं। ये इंडियन पीनल कोड के 268 में भी डिफाइन किया गया है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस भी बन जाता है वहाँ पे जाकर के, अगर आईपीसी से डील होगा। और ये एक टोर्ट भी है। तो इसका मतलब है जब पर्सन गिल्टी होता है पब्लिक न्यूजेंस का, जो जब कोई भी वो इलीगल ओमिशन करेगा, इलीगल एक्ट करेगा, अनलॉफुल इंटरफेरेंस करेगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारे पब्लिक के लोगों को एक कॉमन इंजरी, डेंजर, अनॉयंस हो जाता है, तो वहाँ पर ये इसे बोला जाएगा। जैसे किसी ने सड़क पे जाकर के गड्ढा खोद दिया, तो उससे क्या हो रहा है, पब्लिक को जो वहाँ से आ जा रही है उसको एक अनलॉफुल इंटरफेरेंस, मतलब उसको प्रॉब्लम हो रही है पब्लिक को, तो ये क्या है, एक तरीके का ये पब्लिक न्यूजेंस उसने क्रिएट कर दिया, किसी भी तरीके का उसने सड़क पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया। तो ये सारे के सारे कंडीशंस किसमें, पब्लिक न्यूजेंस में आ जाते हैं, जहाँ पर कोई भी कॉमन इंजरी हो रही है, हर्ट, अनॉयंस हो रहा है किसी भी पब्लिक के लोगों को, पब्लिक एट लार्ज में। तो ये तो आ जाएगा आपका पब्लिक न्यूजेंस में। अब इसमें एक सेकंड आता है जो कि है प्राइवेट न्यूजेंस। प्राइवेट न्यूजेंस में ज़्यादा सिंपल है, इसका मतलब है कि जब आप किसी प्राइवेट पर्सन को एक्सक्लूसिवली कोई भी हर्ट पहुंचाते हो, अनॉयंस पहुंचाते हो या फिर इंजरी पहुंचाते हो, तो वो जो केवल प्राइवेट पर्सन है ना, वो ही जा करके आपका केस के कोर्ट में केस फाइल कर सकता है आपके अगेंस्ट, और इसको ही स्पेशल डैमेज मिलेगा। लेकिन जो पब्लिक न्यूजेंस का केस था, उसमें ये ज़रूरी नहीं है जो पब्लिक के लोगों को जिनको प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ वही जा करके केस फाइल करेंगे, कोई भी पर्सन जा करके क्लेम फाइल कर सकता है जो पब्लिक है उसके बिहाफ पर। तो वहाँ पर ये होता है। लेकिन प्राइवेट न्यूजेंस में जिस पर्सन को स्पेशल डैमेज हुआ है आपकी न्यूजेंस की वजह से, केवल वो ही कोर्ट में जाकर के केस फाइल करेगा पब्लिक इनकन्वीनियंस की वजह से। तो एक सिविल रॉन्ग माना जाता है प्राइवेट न्यूजेंस को, लेकिन पब्लिक न्यूजेंस को एक क्रिमिनल रॉन्ग माना जाता है।
अब इसमें एसेंशियल्स इसके वही हैं कि अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होना चाहिए। इंटरफेरेंस किससे होना चाहिए? किसी भी इंजॉयमेंट ऑफ लैंड से होना चाहिए। और थर्ड है कि उसकी वजह से आपको कोई ना कोई डैमेज हुआ हो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो केस लॉ आता है वो है सैडलिक वर्सेस ओ कैलिंगहैम, 1940 का केस है। इसमें टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस लगाई गई थी कोर्ट ने कि इस तरीके से नहीं है कि न्यूजेंस मतलब कोई भी हम छोटी से छोटी चीज़ को भी न्यूजेंस के अंदर डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस लगाएंगे कि एक ऑर्डिनरी पर्सन को उससे कितनी प्रॉब्लम हो रही है आपके न्यूजेंस की वजह से। तो यहाँ पर टेस्ट ऑफ जो कि ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं कुछ, जिनको छोटी छोटी प्रॉब्लम से भी मतलब इतनी सी भी चीज़ से भी उनको प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे ओवर सेंसिटिव जो लोग हैं उनके हम प्रोस्पेक्टिव से ना देख करके एक ऑर्डिनरी जो पर्सन है उसके प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे और वहाँ पे टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस लगा करके देखेंगे कि एक्चुअल में न्यूजेंस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये केस आपको याद रखना है। देन इसमें कुछ डिफेंसेस भी आते हैं जो लेते हैं लोग न्यूजेंस के अंदर। तो इसके कुछ 7 डिफेंसेस हैं, इनको याद रखना है। जैसे लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है कोई चीज़ जो बहुत ही लंबे समय से चलती आ रही है, बहुत ही लंबे टाइम से कोई एक पर्सन है वो उस रास्ते को, एक पर्टिकुलर रास्ते को यूज़ कर रहा है। सपोज उसे 20 साल हो चुके हैं। देन उसके बाद 20 साल बाद आकर के वो कोई पर्सन है जिसके पास सपोज उसके उस रास्ते पे जाने का राइट था, वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि अब ये पर्सन यहाँ से जाए। तो वहाँ पर लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का उसे डिफरेंस मिल सकता है कि भाई ये बहुत ही लंबे टाइम से इस रास्ते को लोग यूज़ कर रहे हैं, आप अचानक से आके ऐसे नहीं बोल सकते कि इस रास्ते पे तो अब मेरा राइट है। तो प्रिस्क्रिप्शन लगता है वहाँ पर कि जब बहुत ही लंबे टाइम से कोई चीज़ को कोई पीसफुल तरीके से यूज़ कर रहा है, पीसफुली होना चाहिए, ओपनली होना चाहिए, और इलीगल तरीके से किसी पर भी मतलब वहाँ पर कब्जा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर उसको लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का जनरल डिफेंस मिल जाएगा। देन सेकंड है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, और वो कोई भी जो एक्ट है न्यूजेंस वाला जिसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है वो ऑथोराइज एक्ट है, तब भी आप डिफेंस क्लेम कर सकते हैं। ट्राइबिलिटी मतलब बहुत ही छोटा मोटा सा एक्ट है, वहाँ पर भी आप क्लेम नहीं कर सकते ये न्यूजेंस के अगेंस्ट कंपनसेशन। देन अगर आप अपने लैंड को लॉफुल तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तब भी ये क्लेम नहीं कर सकते। रीजनेबल यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी किया जा रहा है, एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है, या फिर कोई भी इनएविटेबल एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये 7 डिफेंसेस हैं। इन 7 डिफेंसेस के नाम एज इट इज़ याद रख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि डिफेंसेस क्या क्या हैं न्यूजेंस के, और लिस्ट दे देंगे, उसमें से 3-4 डिफेंस ऐसे भी डाल देंगे जो इसके अंदर नहीं आएंगे, तो उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। और कुछ ऐसे भी डिफेंसेस हैं जिनको इनइफेक्चुअल डिफेंस माना जाता है, मतलब ऐसे चार चार ऐसे डिफेंस हैं जो कि न्यूजेंस के अंदर कवर नहीं होते हैं। जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि भाई दूसरे के एक्ट की वजह से न्यूजेंस क्रिएट किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप न्यूजेंस अगर दूसरे के एक्ट की वजह से किया जा रहा है तो यहाँ पर आप डिफेंस नहीं क्लेम कर सकते। सेकंड, पब्लिक गुड के लिए कि आप ये काम तो कर रहे थे लेकिन इससे तो पब्लिक का ही भला हो रहा है, तो आप ये वाला डिफेंस भी क्लेम नहीं कर सकते। रीजनेबल केयर भी इसके अंदर डिफेंस नहीं आता। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन में ज़रूर डालते हैं वो कि रीजनेबल केयर न्यूजेंस का डिफेंस है या नहीं है, तो रीजनेबल केयर भी न्यूजेंस का डिफेंस नहीं है। और लास्ट है प्लेंटिफ कमिंग टू न्यूजेंस। ये प्लेंटिफ तो खुद ही चल करके यहाँ पर आया था, प्लेंटिफ तो खुद ही यहाँ पर आया था जहाँ पर जिस सड़क पे गड्ढा खुदा हुआ था, तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो प्लेंटिफ अगर खुद से न्यूजेंस में आता है तो ये भी एक डिफेंस नहीं है। 7 इसके इफेक्टिव डिफेंस है और 4 इसके ऐसे हैं जिनको डिफेंस नहीं माना जाता है। देन इसमें स्पेसिफिक टॉर्ट में जो नेक्स्ट आता है वो है ट्रेसपास। अब इसमें जो टोट के अंदर ट्रेसपास आता है वो है ट्रेसपास टू पर्सन। तो ये भी याद रखना है कि यहाँ पर ट्रेसपास टू पर्सन है, ना कि ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। जो ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी वाला टॉपिक है वो इंडियन पीनल कोड के अंदर कवर किया गया है। अब इसके अंदर ट्रेसपास टू पर्सन में 2 आपको टॉपिक पढ़ने हैं, एक है एजॉल्ट, एक है बैटरी। एजॉल्ट का मतलब होता है सिंपली कि किसी के जो सामने वाली पर्सन है उस पर्सन के माइंड में एक ऐसा रीजनेबल फियर क्रिएट करना कि उस पर कोई हमला होने वाला है, उसके अगेंस्ट किसी तरीके का फोर्स यूज होने वाला है, उसे बोलते हैं एजॉल्ट। तो थ्रेट क्रिएट करना माइंड में पर्सन के कि उसके अगेंस्ट कुछ फोर्स यूज होने वाला है, उसे हम एजॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि किसी सामने वाले पर्सन को गन दिखाना, आपने गन अभी चलाई नहीं है लेकिन आपने गन दिखा करके सामने वाले पर्सन के माइंड में एक डर क्रिएट कर दिया है कि उसके अगेंस्ट वो यूज़ की जा सकती है। तो इंटेंशन होनी चाहिए और एक्ट होना चाहिए, तब आपका एजॉल्ट बन जाएगा। ये इसमें अंदर आते हैं गेस्चर्स आते हैं इसके अंदर। एक्चुअल में इसके अंदर अभी आपने कोई भी एक्ट नहीं किया है, बट ऐसा शो किया है कि आप कोई एक्ट करने वाले हैं, इलीगल एक्ट करने वाले हैं। सेकंड जो इसमें आता है वो है बैटरी। बैटरी का मतलब है एक्चुअली फिजिकल फोर्स यूज कर देना।
मतलब कि एक्चुअली में सामने वाले पर्सन को मार देना, तो वो बैटरी आएगा। मतलब आपने किसी के चाटा मार दिया, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो ये सारी चीज़ें बैटरी के अंदर आएंगी। तो रिजल्ट में आपने सिर्फ दिखाया था कि आप मारने वाले हैं, बैटरी में आपने एक्चुअल में फिजिकल फोर्स का यूज़ किया और सामने वाले पे हमला कर दिया, तो वो बैटरी में आएगा। जो बैटरी है वो एक्शनेबल होता है पर से, बिना किसी प्रूफ ओके कि आप कोई डैमेज या हार्म हुआ है, लेकिन रिजल्ट के लिए ये प्रूफ करना पड़ता है कि सामने वाले को कोई हर्ट या डैमेज हुआ है। तो इसमें एक ये बात याद रखनी है। बस इसमें इतना ही है कि एजॉल्ट और बैटरी में छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। और बैटरी जो है एक्शनेबल होता है पर से, विदाउट एनी प्रूफ ऑफ हार्म और डैमेज, लेकिन एजॉल्ट में हार्म और डैमेज प्रूफ करना पड़ता है। नेक्स्ट और जो लास्ट स्पेसिफिक टोर्ट आता है वो है टोर्ट ऑफ डिफेमेशन। डिफेमेशन बेसिकली जो डिफेमेशन एक इंजरी है जो कि किसी पर्सन की रेपुटेशन के अगेंस्ट होती है। किसी पर्सन को डिफेम करना मतलब किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाना। तो इसकी डेफिनेशन भी विनफील्ड ने दी थी। डिफेमेशन एक पब्लिक स्टेटमेंट है जो विच टेंड्स टू लोअर अ पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ द राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी जनरली, और विच टेंड्स टू मेक देम शम और अवॉइड दैट पर्सन। मतलब किसी पर्सन की स्टेट डिफेम कर देना, इस तरीके से उसकी रेपुटेशन को हार्म कर देना कि जो राइट थिंकिंग मेंबर हैं सोसाइटी के, उसके सामने उसको शर्मिंदगी महसूस हो दोबारा से, मतलब उसके सामने आने में, तो उसे डिफेमेशन बोला जाता है। और जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो वो सही नहीं होना चाहिए, वो लॉफुल नहीं होना चाहिए। जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है, गलत स्टेटमेंट दिया है आपने, सिर्फ उसकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए। अब इसमें जो केस लॉ आता है वो है डिक्सन वर्सेस होल्डन। इसके अंदर ये हेल्ड हुआ था कि जो एक मैन की रेपुटेशन होती है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। इवन सम केसेस में तो उसकी जो वैल्यूएशन है उसकी रेपुटेशन की, वो उसकी प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना कौन से केस में हेल्ड हुआ था। अब इसमें दो टर्म्स आती हैं डिफेमेशन में, लाइबल और स्लैंडर। तो जो लाइबल है, लाइबल का मतलब है कि आपने डिफेमेशन जो स्टेटमेंट दिया वो परमानेंट फॉर्म में दिया। मतलब आपने कहीं लिख दिया या फिर आपने उसकी प्रिंटिंग करवा दी। लाइबल जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो कि विजिबल होना चाहिए, ये एड्रेस करता है टू द आईज, ये परमानेंट फॉर्म में होता है। लाइबल जो है एक्शनेबल होता है पर से, बिना किसी प्रूफ के कि सामने वाले को रेपुटेशन को कोई डैमेज हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन जो स्लेंडर होता है वो एड्रेस टू द ईयर होता है, मतलब सिर्फ आपने बात बोली है, उसको किसी परमानेंट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, तो वो स्लेंडर में आएगा। स्लेंडर में आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके स्टेटमेंट की वजह से एक्चुअली में पर्सन की रेपुटेशन हार्म हुई है। तो ये डिफरेंस है टोर्ट के अंदर, लाइबल और स्लेंडर में। लेकिन अगर आप इंडियन पीनल कोड के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे डिफेमेशन डिफाइन है 499 सेक्शन में, और वहाँ पर इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे चाहे भले ही आपने कोई स्टेटमेंट बोला हो या फिर उसको परमानेंट फॉर्म में प्रिंटिंग वगैरह करवा के रख दिया हो डिफेम करने के लिए, दोनों ही कंडीशंस में बिना किसी स्पेशल डैमेज को प्रूव करे आपको पनिशमेंट हो सकती है। तो वहाँ पर लाइबल और स्लेंडर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट टोर्ट में ये डिफरेंस क्रिएट किया गया है लाइबल में और स्लेंडर में। याद रखना है कि लाइबल जो होता है वो एड्रेस होता है टू द आईज, और जो स्लेंडर होता है वो एड्रेस होता है एड्रेस टू द ईयर्स। ये स्लेंडर परमानेंट फॉर्म में नहीं होता, लाइबल परमानेंट फॉर्म में होता है। तो जो एसेंशियल्स हैं वो डिफेमेशन के इस तरीके से हैं कि डिफेमेशन जो स्टेटमेंट है आपने जो बोला है वो फॉल्स होना चाहिए और वो डिफेमेटरी होना चाहिए। जो स्टेटमेंट है वो पब्लिश हो जाए। पब्लिश का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको प्रिंटिंग की फॉर्म में ही करा होगा। पब्लिश का मतलब है कि जिसको आपने पर्सन को डिफेम किया है उसके अलावा थर्ड पर्सन को भी उस स्टेटमेंट के बारे में पता हो, किसी ना किसी थर्ड पर्सन ने वो स्टेटमेंट, डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो आपने बोला है वो सुना हो, तो मान लिया जाता है कि वो स्टेटमेंट पब्लिश हो गया। थर्ड है स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो रेफर करे प्लेंटिफ को। आप एक जनरल स्टेटमेंट दिया है आपने तो अब वो नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली किसी पर्सन को टारगेट करते हुए स्टेटमेंट दिया है तभी वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट काउंट किया जाएगा। जैसे अगर किसी ने स्टेटमेंट दे दिया कि सारे के सारे जो नेता हैं वो करप्ट होते हैं, तो ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट में नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी पर्सन ने एक पर्टिकुलर नेता का नाम लेके बोला ये जो नेता है XYZ नेता है ये तो करप्ट है, तभी वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट माना जाएगा। देन इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस लो आता है वो है कैसिडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर लिमिटेड। तो इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो नॉलेज और इंटेंशन होती है किसी पर्सन को डिफेम करने के लिए, वो डिफेमेशन के केस में ज़रूरी नहीं होती। बस वही तीन एसेंशियल्स अगर फुलफिल हो रहे हैं कि जो आपने स्टेटमेंट दिया वो गलत था, डिफेमेटरी था, और वो स्टेटमेंट उसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए दिया गया था, और वो स्टेटमेंट पब्लिश हो चुका है। तो अगर ये तीन कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो भले ही उस पर्सन की जिसने डिफेम किया हो उसको नॉलेज या इंटेंशन नहीं भी हो, तब भी वो डिफेमेशन के केस के अंदर आ जाएगा। तो ये हेल्ड हुआ था कैसिडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर।
तो ये केस का नाम ध्यान रखना है, ये डिफेमेशन का केस है और इसके अंदर क्या हेल्ड हुआ था। देन जो डिफेमेशन के अगेंस्ट कुछ 3 डिफेंसेस भी हैं। जैसे जो आपने स्टेटमेंट दिया था, अगर वो ट्रुथ है, वो सही स्टेटमेंट है, तो आपको आप डिफेंस क्लेम कर सकते हैं। पहला है जस्टिफिकेशन बाय द ट्रुथ, सेकंड है फेयर कमेंट। आप जैसे अब जो मीडिया है उनके पास राइट है कि वो क्रिटिसिज्म फेयर तरीके से क्रिटिसिज्म कर सकते हैं किन्हीं के भी स्टेटमेंट्स का। तो अगर इस तरीके से किसी ने किया है तो वो भी डिफेंस क्लेम कर सकते हैं। और थर्ड है, कुछ कंडीशंस में प्रिविलेज दी जाती है। वो प्रिविलेज 2 काइंड्स की हो सकती है, एब्सोल्यूट प्रिविलेज एंड क्वालिफाइड प्रिविलेज। तो प्रिविलेज का मतलब है कि कुछ ओकेशंस पर अगर आपने कोई स्टेटमेंट दे दी जो एक्चुअली में डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, और उसके बाद भी आप पर कोई भी कंपनसेटरी क्लेम नहीं किया जा सकता, आपके पास प्रिविलेज है। तो एब्सोल्यूट प्रिविलेज के अंदर आता है जब आप कोई भी स्टेटमेंट बोल सकते हैं, किसी भी कंडीशन में कोई भी स्टेटमेंट आपने बोल दिया, लेकिन आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लाया जाएगा, भले ही वो फॉल्स हो, डिफेमेटरी हो, उसके बोलने के पीछे आपकी इंटेंशंस गलत हो। तो ये स्टेटमेंट्स दी जाती है पार्लियामेंट्री में और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। अब जब जुडिशरी की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, तो एक दूसरे पर वो ब्लेम तो डाल ही रहे होते हैं कि मैंने क्राइम नहीं किया, इसने किया, ये किया है। तो वहाँ पर वो क्लेम नहीं कर सकते कि ये तो इसने तो मेरे को डिफेम कर दिया। तो उस तरीके की कंडीशन में, और जब पार्लियामेंट में वो जो वोटिंग का प्रोसीजर जब चल रहा होता है, तो तब भी वो एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे होते हैं। तो उस कंडीशंस में ये दोनों इस तरीके की प्रोसीडिंग्स हैं जहाँ पर एब्सोल्यूट प्रिविलेज क्लेम की जा सकती है। और क्वालिफाइड प्रिविलेज होती है जो किसी किसी कंडीशंस में क्लेम की जा सकती है। जैसे कि जो आपने स्टेटमेंट दिया है वो बिना किसी मेलाइज कंडीशन के दिया था, आपकी इंटेंशन नहीं थी। और सेकंड, जब आपने वो स्टेटमेंट दिया तो वो ओकेशन था उस स्टेटमेंट को देने का। जैसे कि किसी शॉपकीपर ने ये बोल दिया कि भाई उस पर्सन को कोई XYZ पर्सन है, उसको कोई भी सामान मत बेचना जब तक कि वो आपको पहले पैसे ना दे, मतलब उधार मत देना। तो ये बोलकर ये वो पर्सन है जिसको मना किया है, जिसको उधार देने के लिए मना किया है, वो आ जाता है कि भाई मेरे को डिफेम कर दिया, इसका मतलब इन्होंने ये बोला कि मैं पैसे वापस नहीं करूँगा, ये मेरी इमेज बना दी है। बट वहाँ पर वो डिफेंस क्लेम कर सकता है बिकॉज बट जो शॉपकीपर था उसने ऐसा किया जिससे कि वो अपना इंटरेस्ट और जो दूसरे शॉपकीपर्स हैं उनके इंटरेस्ट को बचा सके। उसने कोई, उसका इंटेंशन ये नहीं था कि वो सामने वाली पर्सन को डिफेम करना चाह रहा था, उसका एक सही इंटेंशन था, इसकी वजह से उसने ऐसा बोला। तो यहाँ पर उसको क्वालिफाइड प्रिविलेज के अंदर कंसिडर किया जाएगा और उसको डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। तो डिफेमेशन में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी, जो भी 2-3 इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं इसके, और कुछ प्रिविलेजेस वगैरह हैं, ये सब पढ़नी है। तो यहीं पर ही फोर्थ जो टॉपिक था स्पेसिफिक टॉर्ट का, वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस।